मेरी आवाज सबको आ रही है? हैंड रेस कर दो एक बार जिसको मेरी आवाज आ रही है क्लियर। ठीक है हाथ नीचे करते हैं। 11th का प्रॉब्लम बताइए, शेयर ऑफ गुडविल बता दो कैसे निकलेगा। अच्छा, टोटल गुडविल आपकी आ गई 43,200। ठीक है। शेयर का मतलब है जिस पार्टनर का हिस्सा मांग रहे वो। सौरभ। तो सौरभ शेयर इन गुडविल, ये आपका है इलस्ट्रेशन 11, एस सी शर्मा का। तो सौरभ का शेयर है, सौरभ कितने शेयर के लिए आया? इक्वल। इक्वल शेयर का मतलब ये दोनों भी इक्वल थे, तो तीनों के आने के बाद 1:1:1 हो गया। तो सौरभ का शेयर हो गया 1/3। तो 43,200 में 1/3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 14,400 सौरभ का शेयर आ जाए इलेक्शन 11 में। इलेक्शन 13 में हो सकता है कि ऐसी कोई बात आ जाए जो मैंने आज पढ़नी है। ठीक है ना? देखता हूँ। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक वगैरह, हाँ ये मुझे आज पढ़ाना है। ओवर अंडर वैल्यूएशन आज बताऊंगा, और 19 भी चेक कर लेते हैं। 19 तो आपका हो जाना चाहिए था। कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट, जो प्रॉफिट में रिसीव्ड एज ए कंपेंसेशन है, ये वाली बात भी आज होनी है वैसे, क्योंकि ये एबनॉर्मल गेन है। कल मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था कि जितने भी एबनॉर्मल नेचर के गेन होते हैं उनको माइनस करना पड़ता है। तो एबनॉर्मल गेन इसके अंदर इंक्लूडेड है 9,600 का। एबनॉर्मल का मतलब ये है कि ये प्रॉफिट हमने बिजनेस के नॉर्मल बिजनेस के नॉर्मल प्रोसेस से नहीं कमाया। ये इनकम हमें कहीं और से मिली है, क्योंकि गुडविल के कारण हुई हुई इनकम ही लेते हैं, वो होता है नॉर्मल प्रॉफिट। अगर कोई एबनॉर्मल इवेंट हुई है तो उसके खर्चे इनकम को हटाना पड़ता है प्रॉफिट में से, उसका इफेक्ट। तो 60,000 में से 9,600 हटाएंगे तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट आएगा कितना है। तो एपी जो है आपका वो एक्चुअल आ जाएगा कितना है। तो 60,000 माइनस 9,600, 50,400। और उसके बाद तो ये क्वेश्चन आई थिंक नॉर्मल है, बिल्कुल सही बात है। 10% तो बैंक रेट दे रखी है और 2% रिस्क रेट दे रखी है, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल रेट अगर आपको निकालनी है तो 12% हो गया। बाकी नौ सिंपल है, 12% निकाल दो कैपिटल 3 लाख का, वो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नॉर्मल है, ये हो जाएगा आपसे। तो जय बंसल ये चेक कर लो कि इलेक्शन 19 और क्वेश्चन 19 सेम है, तो दोनों इसी मेथड से हो जाएंगे। मुझे मैसेज कर दो फटाफट से। मैसेज मैसेज। ठीक है, लिखो बेटा।
सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल की कैलकुलेशन करते हुए इन प्रॉपर्टीज का हमको ध्यान रखना है। बस ऑल abnormal gains should be deducted। अब एबनॉर्मल गेन वो होते हैं जो बिजनेस के नॉर्मल प्रोसेस से अर्न नहीं होते, ठीक है ना। अब एबनॉर्मल गेन्स के एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, आपने कहीं शेयर्स में पैसा लगा रखा है, आपकी दुकान कपड़े की है, लेकिन वहां से आपको शेयर छोड़ो कहीं से इंटरेस्ट आ रहा है, कहीं आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है बाहर अलग, ठीक है ना, तो वहां से आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो बिजनेस की इनकम नहीं माना जाता। आपने शेयर्स में पैसा लगाया, तो वहां से डिविडेंड आपका आ रहा है, तो वो भी आपकी एबनॉर्मल इनकम माना जाएगा। आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, उसका क्लेम आपको मिल गया, इंश्योरेंस पॉलिसी का टाइम पूरा हो गया और आपको कंपनी से क्लेम मिल गया, तो बहुत सारा पैसा इकट्ठा मिलता है, तो हमें ये भूल नहीं करनी चाहिए कि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट है, वो एबनॉर्मल इनकम ही माना जाएगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो इस तरह की इनकम्स एबनॉर्मल इनकम मानी जाएगी, वैसे इनके अलावा कोई और एग्जांपल आएगा भी नहीं, ठीक है ना, फिर भी हमने 80 से लिख दिया। अगर ये प्रॉफिट में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो इनको हमें घटाना पड़ेगा। ऑल एबनॉर्मल लॉसेस शुड बी एडेड बैक, क्योंकि वो घट चुके होंगे, इनको हमें अपना खर्चा मानना ही नहीं चाहिए था। जब एबनॉर्मल इनकम को इनकम नहीं मान रहे तो एबनॉर्मल खर्चों को खर्चा क्यों मान रहे हो, उनको तो अलग ही रखना है, एबनॉर्मल चीजों को अलग ही रखना है। अगर वो पहले से माइनस हो चुके हैं, उनको हम कंसिडर कर चुके थे, तो उनको वापस से ऐड करना पड़ेगा, शुड बी एडेड बैक इन नेट प्रॉफिट्स, ठीक है ना, शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट्स है उन्हीं में से डिडक्ट होने हैं और ये उन्हीं में ऐड होने हैं। एबनॉर्मल लॉसेस, एग्जाम्पल एबनॉर्मल लॉसेस कौन कौन से होते हैं। लॉस ऑन सेल, जैसे यहाँ पर गेन है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, वॉलेंट्री रिटायरमेंट, मतलब हमारा कोई एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है, तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से अगर चलें तो उसको एक हैवी कंपेंसेशन उनको देना पड़ता है, वो भी हमारा एबनॉर्मल खर्चा कहलाएगा। ठीक है,
तो ये एबनॉर्मल लॉसेस के एग्जांपल्स हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, लिखते रहना बाद में, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज लिखवानी है मुझे। कभी कभी क्या होता है कि जो नॉर्मल एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं, और नॉर्मल एक्सपेंसेस, बेटा मैंने टीएस के क्वेश्चन दिए ही नहीं तो कर क्यों रहे हो आप? जब दूंगा तब लेंगे प्रॉब्लम, अभी कोई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी टीएस में। ऑल नॉर्मल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स should be considered। कंसीडर का मतलब क्या होता है कि अगर इनकम है तो वो जोड़नी चाहिए, खर्चे हैं तो वो घटने चाहिए। फॉर द प्रॉफिट्स कैलकुलेशन, फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन के लिए जो प्रॉफिट हमको चाहिए, उन प्रॉफिट की कैलकुलेशन में नॉर्मल एक्सपेंसेस और इनकम्स को कंसीडर बिल्कुल करना है। अगर कोई इनकम नॉर्मल है, बिजनेस की इनकम है, बिजनेस के प्रोसेस से अर्न हुई है, और वो उसमें इंक्लूड नहीं है, तो उसे इंक्लूड करेंगे, जोड़ेंगे। और अगर कोई खर्चा पहले से नहीं घटा हुआ है लेकिन वो नॉर्मल खर्चा है, ठीक है ना, तो वो माइनस किया जाए। आगे बड़ी 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 बातें हैं। इफ एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? मतलब कि जैसे आपने कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज करी, आपने कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज करी, तो ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। मशीन खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, फर्नीचर खरीदा, लेकिन गलती से आपने उसे अगर किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, एग्जांपल देता हूं आपको। परचेज ऑफ एसी फॉर बिजनेस, हमने एसी खरीदा बिजनेस के लिए, wrongly treated as रेवेन्यू एक्सपेंस। मतलब इसे हमने अपना रूटीन का नॉर्मल का खर्चा मान लिया। जैसे आप रिपेयर कराते हो, जैसे आपने स्टेशनरी परचेज की, जैसे आप एम्प्लॉयज को सैलरी पे करते हो, उस तरीके से आपने एसी परचेज को अपना एक नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिया। गलती होगी नहीं होगी? तो इसमें आपने क्या किया होगा?
जो एसी आपकी एसेट्स में ऐड होना चाहिए था ना, वो एसी गलती से आपके एक्सपेंसेस में ऐड हो गया, गलती से। ठीक, तो वो एक्सपेंसेस में ऐड हो गया, यानी कि आपके खर्चे क्या हो गए होंगे, बढ़ गए होंगे। अब जब खर्चे इंक्रीज हो गए होंगे तो आपका नेट प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम, क्योंकि एक एसेट को आपने खर्चा माना, एक एसेट को आपने एक नॉर्मल खर्चा माना, तो आपने सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए खर्चा लिख दिया होगा। अब एज ए खर्चा लिख दिया आपने एसी को, तो आपके खर्चे बढ़ गए, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है ना, तो ये गलती है, ये मिस्टेक है। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, ये जो एसी का खर्चा था ये प्रॉफिट में वापस ऐड करना पड़ेगा, ये प्रॉफिट में वापस ऐड करना पड़ेगा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इट विल बी एडेड इन द प्रॉफिट, ये उसी साल के प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा जिस साल में गड़बड़ हुई है। ठीक है, इस पे कोई क्वेरी हो तो हैंड रेज कर सकते हो बेटा। ठीक, आज का लेक्चर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर मजा आएगा, जब पूरा सीख लोगे तो क्वेश्चन करने में आनंद आएगा। इस पे एक नोट भी है, अब छोटी सी बात है, सुनना जरा सारे। एक एसेट को आपने एसेट नहीं माना, जब आपने एसेट को एसेट नहीं माना तो क्या आपने उस पर डैप लगाया होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो आप एसेट पे लगाते हैं। अगर आपने एसी माना ही नहीं उसको, तो एसी पे डैप लगता तो अब नहीं लगा होगा। ठीक है ना, तो उस एसी पर जो डैप है वो आपने लगाया नहीं होगा। डैप ऑन सच एसेट, क्योंकि पहले लगाया नहीं होगा, अब लगाना पड़ेगा। अब लगाएंगे तो हमारा प्रॉफिट थोड़ा सा कम होएगा, हमारे खर्चे बढ़ेंगे। विल बी डिडक्टेड फ्रॉम सच एसेट्स। मैं अभी इसको एक एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा, अभी के अभी। नेट प्रॉफिट 2018-19 का आपको गिवन है 2 लाख रुपया। एक कार परचेज्ड, a car was purchased on 1 अप्रैल 2018, तो ये इसी ईयर की बात कर रहे हैं। कार कितने के लिए हमने, 50,000 रुपए। ठीक है, wrongly treated as रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, और कार अगर मैं एसेट मानता तो मैं उस पर डेप भी लगाता, तो कार पे डेप की रेट है 10% पर एनम।
सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। जो नेट प्रॉफिट है 2018-19 का, 18-19 का, पहले प्रॉफिट लिखेंगे कितना, 2 लाख, सॉरी प्रॉफिट है 2 लाख, ठीक है। तो कार की परचेज को मैंने नॉर्मल खर्चा मान लिया जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया था, तो मैं इसे प्रॉफिट में तो ऐड कर दूंगा 50,000 को, और उस 50,000 वाली कार पे डेप्रिसिएशन लगता, लेकिन अब नहीं लगा था क्योंकि मैंने उसे एसेट मानना ही नहीं था। अब मैंने उसे एसेट मान लिया तो अब मैं डेप लगाऊंगा, डेप लगाऊंगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा मेरा, क्योंकि डेप एक खर्चा है। तो कार की कॉस्ट तो ऐड हो जाएगी लेकिन कार का डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट सही हो जाएगा 2,45,000। इस वाले प्रॉफिट को मैं यूज करूंगा गुडविल की कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने इसीलिए कराया। ये सारे एग्जांपल्स आप रिवाइज करेंगे उसके बाद ही क्वेश्चन ट्राई करेंगे। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, एक मिनट, एक सेकंड, अब ले लो फुल पिक्चर। नेक्स्ट, कितने रूल हो गए, 4 हो गए ना। इफ एनी revenue expenditure has been wrongly treated as कैपिटल एक्सपेंडिचर, उससे बिल्कुल रिवर्स केस हो गया। अब रिवर्स केस हो गया, एक सिंपल खर्चा जो कि प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हुए घटना चाहिए था, ठीक है, मैंने उसे खर्चा माना ही नहीं, मैंने तो उसे एसेट मान लिया, मैंने तो उसे एसेट मान लिया, गलती हो गई। जब मैंने खर्चा माना ही नहीं तो मेरा प्रॉफिट तो बढ़ गया होगा। ट्रीटमेंट, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में से ये घट जाएगा, उस प्रॉफिट में से घट जाएगा, ठीक है ना। एग्जांपल देता हूं आपको, हमने एक मशीन की रिपेयर कराई, repairs done on machine for rupees 10,000 has been wrongly treated as परचेज ऑफ मशीन, यानी कि मशीन की रिपेयर को मैंने मशीन की परचेज मान लिया गलती से,
तो उसे मैंने एसेट में ऐड कर दिया होगा गलती से, होना चाहिए था वो खर्चों में ऐड। वो हमारा खर्चा था जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो जाता, पर मैंने उसे खर्चा माना ही नहीं, मैंने तो उसे एसेट मान लिया। अब प्रॉफिट तो मेरा बढ़ गया क्योंकि मैंने तो खर्चा माना ही नहीं। अब खर्चा माना ही नहीं, प्रॉफिट बढ़ गया होगा, ठीक है ना, तो इसलिए प्रॉफिट में से इसको माइनस करेंगे, डिडक्टेड ना। और इसी में एग्जांपल बढ़ाता हूं मैं। और जब मैंने उसे मशीन मान लिया तो मैंने उस पर डैप भी लगा दिया, लो कर लो बात। क्या डैप लगना चाहिए था? नहीं नहीं, डैप क्वेश्चन में गिवन है, अगर डैप गिवन नहीं होगा तो नील मानेंगे, अगर डैप गिवन होगा तो ही लेंगे, अदरवाइज नहीं लेते, ठीक है ना। तो डैप 10% क्वेश्चन में गिवन है। अब मैंने मशीन मान लिया तो मैंने डैप भी लगा दिया होगा। और आप सोचो कि जो डेप्रिसिएशन लगाया वो तो गलती से लगाया, क्योंकि ये मशीन तो थी ही नहीं, ये तो रिपेयर था। अब अगर हमें गलती समझ में आ गई तो सॉल्यूशन एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा जो एडजस्टेड प्रॉफिट निकलेगा, यानी कि सही करा हुआ जो प्रॉफिट निकलेगा, वो क्या होगा। और मान लो नेट प्रॉफिट भी आपको गिवन है, नेट प्रॉफिट गिवन है आपको 1.5 लाख, तो अब क्या होगा, वो रिपेयर तो माइनस करेंगे, और जो उसका डेप है जो हमने खामखा लगा दिया, रिपेयर पे थोड़ा डेप लगता है, मशीन पे लगता है, और हमने मशीन मान के डेप लगा दिया उस पे, तो वो जो डेप खामखा लगाया था उसे वापस ऐड कर देंगे। बिल्कुल उल्टा ट्रीटमेंट है पहले वाले रूल से, क्योंकि रूल भी उल्टा है, गलती भी उल्टी। ये इसका सोल्यूशन है। किसी स्टेप पे आपको पर्टिकुलरली कोई मिस्टेक समझ में आ रही हो, कोई कंफ्यूजन समझ में आ रहा हो, तो यू कैन रेज हैंड। 6 पॉइंट, कुल मिला के 7 पॉइंट्स हैं। अब दो छोटे छोटे पॉइंट बचे हैं। क्लोथिंग स्टॉक वॉज ओवर वैल्यू। अगर क्लोथिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया, तो क्लोथिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू हो गया तो उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये चीज प्रॉफिट में से माइनस करनी पड़ेगी। कैसे बढ़ेगा? आप लोगों को याद होगा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग और पीएल कंबाइंड बनते थे, ट्रेडिंग एंड पीएल, और पीएल से मिलता था नेट प्रॉफिट। तो नॉर्मली राइट हैंड साइड को, क्रेडिट साइड को माना जाता था कि यहाँ पर इनकम, तो ट्रेडिंग पीएल की क्रेडिट साइड में मानते हैं, यहाँ पर इनकम्स और रेवेन्यू आते हैं, इनकम्स एंड रेवेन्यू। तो क्लोजिंग स्टॉक भी तो इसी साइड आता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक 100 है और मेरा नेट प्रॉफिट 50 है, और क्लोजिंग स्टॉक गलती से मैंने 110 लिख दिया, इसे बोलते हैं ओवर वैल्यू करना, तो मेरा नेट प्रॉफिट भी तो बढ़ के 60 हो जाएगा। यानी कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो जाए, इसकी वैल्यू जितनी है उससे ज्यादा दिख जाए गलती से, तो हमारा नेट प्रॉफिट भी गलती से ज्यादा हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट को उसकी सही स्टेज पर लाने के लिए इट विल बी डिडक्टेड। जितना ओवर वैल्यू हुआ उतना आपको घटाना पड़ेगा, ताकि आपका प्रॉफिट सही स्टेज पर आ जाए। और लास्ट है क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया। अब क्लोजिंग स्टॉक को हमने इनकम वाली साइड में देखा है, तो हमने इसे इनकम माना, हमारी रिवेन्यूज का, इनकम्स का एक पार्ट है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, ठीक है।
तो अगर ये कम हो गया, अंडर वैल्यू हो गया, तो उसकी वजह से मेरा नेट प्रॉफिट भी गलती से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसे बढ़ाना पड़ेगा। ट्रीटमेंट ये होगा, इट विल बी एडेड टू द नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा ताकि हमारा नेट प्रॉफिट सही स्टेज पर आ जाए। ऐसे छोटी छोटी बात हो रहा है। अगर जो बात ओपनिंग स्टॉक के, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक के बारे में है, अगर यही बात ओपनिंग स्टॉक के बारे में आ जाए कि ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया, तो ओपनिंग स्टॉक तो एक्सपेंस वाली साइड में आता है ना। अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया तो इसका मतलब खर्चे इंक्रीज हो गए, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो इट विल बी एडिड, ये ऐड होगा। और अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो गया, ओपनिंग स्टॉक यानी कि खर्चे अगर अंडर वैल्यू हो गए, तो हमारा प्रॉफिट पहले से बढ़ गया होगा, तो ये डिडक्ट होगा, ये माइनस होगा, घटेगा। ये इन टोटल रूल्स हैं। मेरे को इनका क्वेश्चन भी करा के दिखाना था, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ टाइम वो कल होगा। आज मैं इलस्ट्रेशन आपको देता हूँ सॉल्व करने के लिए, ट्राई जरूर करना। ऐसा नहीं कि हल्का सा देखा और छोड़ दिया, प्रॉब्लम तो उसमें आएगी, लेकिन आपको थोड़ा मगज मारना पड़ेगा उसमें। नोट करो, इलस्ट्रेशन 6A से 8 तक। इलस्ट्रेशन एंड इलस्ट्रेशन 6A to 8, बस आज यही दे रहा हूँ, क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, ये अगर इजीली हो जाए मोस्टली तो क्वेश्चंस भी ट्राई कर लेना। ठीक है, बाय बाय। आज है। सर कल तो टेस्ट है ना सर, आपने कहा था ना हाँ तो एक बार फंडामेंटल्स का। टेस्ट